गाइस आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे लेजेंडरी शासन की है जो कि नॉर्मल लोगों के बीच में ही नॉर्मल लाइफ को जी रहा है। और अगर आप लोगों ने किलर पीटर मानवा को पढ़ा या देखा है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली सीरीज भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए गाइस जल्दी से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को रोते हुए दिखाया जाता है और साथ ही हमें एक पर्सन की वॉइस ओवर भी सुनाई जाती है जो कि दूसरे पर्सन से कह रहा होता है कि हमारे बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये बच्चे इतने ज्यादा यूनिक है कि यहाँ के अलावा ये कहीं पे भी नहीं पाए जाएंगे। और साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन भी आता है और वो मोटा पर्सन आने के बाद एक बच्चे से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा फादर हूँ, यानी कि वो बच्चा एडॉप्ट करने के लिए आया था। और इसके बाद हमें वापस से बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है जो कि कहती है कि जो पेरेंट भी इन बच्चों को एडॉप्ट करता है वो काफी ज्यादा यूनिक पेरेंट्स होते हैं और इसीलिए इन बच्चों को भी एक यूनिक तरह की एजुकेशन दी गई है। और फिर हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन जैसे ही उस बच्चे को यहाँ से लेके चला जाता है तभी वहाँ पे खड़ी हुई नन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहती है कि चलो ये काफी है। और साथ ही हम उन बच्चों को भी देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले रोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो बच्चे भी अपना ट्रू नेचर दिखाते हुए अपने हाथों में एसोसिएशन वाले वेपन्स को ले लेते हैं। और इसके बाद वो नन उसी बच्ची से कहती है जो कि स्टार्टिंग में रो रही थी कि एली तुम्हें इतना ज्यादा नोजी को नहीं निकालना चाहिए जब तुम रो रही हो। जब बच्चे कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव करने लगते हैं तो पेरेंट्स उससे नफरत करने लगते हैं। और ये वाली बात वो नन काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती है। और ये वाली बात सुनने के बाद एली अपनी नोजी को बाहर निकालते हुए कहती है कि ठीक है मैं इसको अब ध्यान रखूंगी। और इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि विंडो से ये सब देख रहा होता है और यही वो पर्सन है जिसकी बैकग्राउंड में वॉइस हमें सुनाई जा रही थी। इसके बाद वो बूढ़ा पर्सन कहता है कि इन बच्चों को काफी अच्छी एजुकेशन दी गई है। ये बच्चे जिस टाइम से चलना सीख गए थे उसी टाइम इनको हथियार बना दिया गया और इन बच्चों की सारी देख रेख एक पर्सन के अंडर में हुई है। और हमें यहाँ पे साथ ही एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और जिन लोगों ने भी लुकिज्म को देखा है उन्हें पता होगा कि ये पर्सन कौन है। और इसके बाद उस बूढ़े पर्सन से एक दूसरा पर्सन क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इन बच्चों का किस तरीके से यूज करते हो। तो वो बूढ़ा पर्सन मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि ये बच्चे कंप्यूटर्स की तरह है और इनको खरीदने वाले पेरेंट्स या बायर पर डिपेंड करता है कि वो इन्हें किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। और साथ ही हम उस मोटे पर्सन को भी देखते हैं जिसने अभी एक बच्चे को अडॉप्ट किया होता है। वो मोटा पर्सन उस छोटे बच्चे को एक चीज दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इस पर्सन को टारगेट करना है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लो। और हमें बैकग्राउंड से उसी बूढ़े पर्सन की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि जैसे कि ये बच्चे काफी ज्यादा खतरनाक है तो इनकी सेफ्टी के लिए भी हमने कुछ किया है। हमने इन बच्चों को काफी छोटी उम्र से ही ऐसे रूल्स डाले हैं जिनको ये लोग अनदेखा नहीं कर सकते और इन रूल्स को हम लोग कहते हैं 3 प्रिंसिपल्स। और साथ ही वो बूढ़ा पर्सन कहता है कि 3 प्रिंसिपल्स पूरे के पूरे बायर्स के कंट्रोल में होते हैं। और साथ ही हम बायर्स को ये भी बताते हैं कि आखिरकार उन प्रिंसिपल्स को कैसे कंट्रोल करना है। और इसके बाद हम उसी कार का सीन देखते हैं जिसके अंदर वो मोटा पर्सन बैठा होता है। लेकिन तभी वो बच्चा मिरर में देखते हुए उस मोटे पर्सन से कहता है कि कोई गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। लेकिन वो मोटा पर्सन उस बच्चे की बात को सीरियस ना लेते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अपना मुंह बंद करके मैं जिस पे कह रहा हूँ उस पे ध्यान दो। और ये वाली बात सुनकर वो बच्चा कहता है कि ठीक है फादर, मैंने आपकी बातों को सुन लिया। और इसके बाद हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है कि अपने पेरेंट्स की बातों को किसी भी कीमत पे मानना। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो उस गाड़ी को ठोकर मार देती है और इसके टकराने की वजह से वो गाड़ी काफी दूर जाके गिरती है। और हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन जमीन पे गिरा होता है और वो बच्चा भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और इसके बाद हमें सेकंड प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि बच्चे अपनी पावर को बिना पेरेंट की परमिशन के यूज नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा उस मोटे पर्सन की नर्व्स को चेक करते हुए देख रहा होता है कि वो जिंदा है कि मर गया। और हम देखते हैं कि पिछले वाली गाड़ी से कॉप्स निकलते हैं जो कि बंदूक लेके उसी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा बच्चा काफी तेजी से रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे फादर को बचा लो, मेरे फादर सांस नहीं ले रहे हैं, जल्दी से उनको बचा लो। लेकिन तभी उन पुलिस ऑफिसर में एक ऑफिसर कहता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सुना था कि इस पर्सन का कोई बच्चा भी है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर दूसरे पर्सन से कहता है कि क्या हमें इस बच्चे को हैंडल करना चाहिए। लेकिन दूसरा वाला पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। और ये वाली बात सुनकर वो पहला वाला पुलिस ऑफिसर उस बच्चे के सामने जाने लगता है। और तभी हमें थर्ड प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे पेरेंट की जान को खतरा हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी पेरेंट्स की जान को बचाना है। और फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उस बच्चे से कहता है कि बच्चे मेरी बात सुनो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे ने उसी पर्सन की गर्दन में अटैक कर दिया होता है और इस वजह से वो पर्सन ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। और इसके बाद वो बच्चा उस पुलिस ऑफिसर के हाथ से गन लेते हुए उस दूसरे वाले पर्सन पे टारगेट लगाता है और उसे भी शूट कर देता है, जिस वजह से वो पर्सन भी वहाँ पे मारा जाता है। और इसके बाद हम उसी बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि उन सारे के सारे
बच्चों की लिस्ट को एक पर्सन को दिखा रहा होता है और साथ ही वो काफी क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारा इन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम इन बच्चों में से किसी को खरीदना चाहोगी? अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद नहीं आता है तो मुझे लगता है कि तुम डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेना चाहोगे। और इसके बाद वो बूढ़ा पर्सन एक डायरी निकालते हुए एक बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि यही एक ऐसा बच्चा है जो कि हमारे सारे के सारे बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छी स्किल रखता है और मैंने खास तौर पे इस बच्चे का ध्यान खुद रखा था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मैंने इस बच्चे को खो दिया और यहाँ तक मुझे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा जिंदा भी है या फिर मर गया। हम खाली इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसलिए इसको नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही कोई बच्चा अपनी पावर को यूज कर सकता है और इसी वजह से इसने अपनी पावर को अभी तक यूज नहीं किया। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि ये रेगुलर किड की तरह ही कहीं पे रह रहा है या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये छुपा हुआ है। और साथ ही हम एक बच्चे को भी दिखाया जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसी बच्चे पे किसी पर्सन ने अटैक कर दिया होता है और वो कमीना पर्सन उसे पंच मारने के बाद कहता है कि मेरा पंच तो बिल्कुल परफेक्टली जाके लगा, क्यों है ना यूनो। और इसके बाद में इस बच्चे का नाम पता चलता है जो कि यूनो होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूनो दर्द में ही कुछ कहने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी वो कमीना पर्सन यूनो से कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो यूनो। लेकिन यूनो हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं इस पंच को 1,80,000 पॉइंट देता हूँ। और ये 1,80,000 पॉइंट वाली बात सुनकर वहाँ के सारे लड़के एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पीले बालों वाला पर्सन आते हुए कहता है कि मैं कि यूनो मुझे भी बताओ कि आखिरकार तुम मुझे कितने पॉइंट दोगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसने पहले यूनो को पंच मारा था वो चिढ़ने लगता है क्योंकि वो पीले बालों वाला लड़का अभी उसको ठोकर मार के आगे बढ़ा था। लेकिन यूनो उस पीले बालों वाले पर्सन को उसका नाम लेते हुए कहता है कि सियोन ये बेकार है। और ये वाली बात सुनकर वो पहले वाला पर्सन भी कहता है कि सुना तुमने, उसने कहा कि तुम बेकार हो। लेकिन सियोन कहता है कि उसने अपनी बात को अभी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही पर्सन आते हुए सियोन को एक चाटा मारते हुए कहता है कि सियोन क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि तुम तो मुझे नहीं मार सकते। और उसकी ये वाली बात सुनकर सियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन सियोन अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, ये सच में 1,80,000 पॉइंट के जितना है। और साथ ही हमें इस कमीने पर्सन का नाम भी पता चलता है जो कि यूसेफ होता है। और इसके बाद यूसेफ यहाँ से जाते हुए सियोन से कहता है कि सियोन मेरे लिए एक सिगरेट खरीद लेना। और सियोन भी इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं खरीद लूंगा। और यूसेफ के यहाँ से जाने के बाद सियोन कहता है कि यूसेफ मैं तुमसे अगली बार फाइट जरूर करूंगा। और इसके बाद हम यूनो को देखते हैं जो कि इन सब को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या अगर मैं इन लोगों से लड़ता हूँ तो क्या मैं इन सब को हरा पाऊंगा। और इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि यूनो की गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा पंच बेकार था। और इसके बाद सियोन यूनो से कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो, नहीं तो आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे आ गए होते हैं और फिर सियोन खाना खाते हुए कहता है कि तुमने मेरे लिए टिक्की वोगी खरीदा है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि मैं पहले ही तुमको ये बता दूं कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्योंकि मेरे सारे के सारे पैसे यूसेफ की वजह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन यूनो इस वाली बात से एग्री करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन यूनो अपने मन ही मन में कहता है कि कुत्ते का बच्चा। और इसके बाद सियोन यूनो से कहता है कि एक बार इस शॉप का नेम देखो, इस शॉप का नेम और तुम्हारा नेम बिल्कुल सेम है। और ये वाली बात सुनकर यूनो रिप्लाई में कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शॉप मेरी मॉम की है। और इसके बाद हम यूनो की मॉम को भी देखते हैं जो कि खाना सर्व करते हुए कहती है कि अच्छा तुम मेरे बेटे की दोस्त हो तो ये लो तुम ये भी खाओ। और इसके बाद सियोन यूनो से कहता है अच्छा तो इसी वजह से स्टोर का नाम यूनो स्नैक्स बार है। और यूनो भी कहता है कि हाँ ये मेरी मॉम की शॉप है। लेकिन यूनो अपनी मन ही मन में कहता है कि मैंने हमेशा से अपनी मॉम की शॉप को छुपाने का ट्राई किया है कि किसी को भी ये पता नहीं चले कि मेरी मॉम की शॉप है। लेकिन आखिरकार क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ऐसे पर्सन को मेरी मॉम की शॉप के बारे में पता चल गया। और इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कमीना फेस बनाते हुए कहता है कि ऐसी बात है तो आखिरकार तुमने इस शॉप को अभी तक क्यों छुपाया था। लेकिन यूनो अपनी पैन को रेडी करते हुए अपने मन ही मन में कहता है आखिरकार ये मेरे मॉम के साथ क्या करने की सोच रहा है। इस कमीने ने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। और इसके बाद यूनो काफी तेजी से पैन को लेके सियोन पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी सियोन यूनो की मॉम से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आपको एक प्रॉपरली ग्रीट करना चाहिए क्योंकि मैं यूनो का फ्रेंड हूँ। इस बात से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टोर का नाम क्या है। और यूनो की मॉम मुस्कुराते हुए सियोन से कहती है कि यूनो ने ही मुझे कहा था कि हमेशा इस चीज को छुपा के रखना। और ये वाली बात सुनकर सियोन रिप्लाई करते हुए यूनो से कहता है कि यूनो ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है कि तुमने अपनी इतनी सुंदर मॉम को अभी तक छुपा के रखा था। लेकिन यूनो आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मैं इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दे सकता, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और इसके बाद यूनो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम हम लोग यहाँ से अब जाते हैं क्योंकि हमारे और भी दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और ये वाली बात सुनकर यूनो की मॉम और ज्यादा खाना पैक करते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इसको भी साथ में लेके जाओ। और इसके बाद यूनो की मॉम सियोन को खाना देते हुए कहती है कि सियोन तुम्हारे दोस्तों के लिए क्या इतना खाना काफी है? मैंने इसके अंदर टिक्की बुकी और फ्राइड्स को पैक कर दिया है ताकि तुम लोग शेयर करके खा सको। और ये
वाली बात सुनकर यूनो अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या ये फ्री है, और यूनो की मॉम ये वाली बात सुनकर कहती है कि हाँ ये फ्री है। और सियोन खाना लेते हुए कह रहा होता है कि यह सारा खाना मैं ले जा सकता हूँ। और ये वाली बात सुनने के बाद यूनो की मॉम कहती है कि अरे हाँ क्यों नहीं। और साथ ही हम यूनो को भी देखते हैं जो कि अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि प्लीज मॉम ऐसा मत करो। और इसके बाद हम यूनो की मॉम को देखते हैं जो कि सियोन से कहती है कि मेरे बेटे की दोस्त भी मेरे बेटे जैसे ही है। और इसका रिप्लाई देते हुए सियोन काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल बनाते हुए कहता है कि ठीक है हम इसको काफी अच्छे तरीके से खाएंगे। लेकिन तभी यूनो सियोन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सियोन प्लीज ये यूसुफ और उसके दोस्तों को मत देना, इसे अकेले ही खाना, बस मुझ पे ये फेवर कर दो। और इसका रिप्लाई देते हुए सियोन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। लेकिन तभी यूनो की मॉम सियोन से कहती है कि अगली बार तुम अपने और दोस्तों को लेके आना। और इसका रिप्लाई देते हुए सियोन कहता है कि हाँ मैं अगली बार अपने दोस्तों को भी लेके आऊंगा। लेकिन ये वाली बात सुनकर यूनो यहाँ पे घबरा रहा होता है। और सियोन के यहाँ से जाने के बाद यूनो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आप इन बातों को लेके सीरियस हो? मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसा प्रिटेंड करना कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और जब मैंने ये कहा था तो फिर आपके साथ क्या दिक्कत है? लेकिन साथ ही यूनो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि आखिरकार अपनी मॉम पे मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ। और इसके बाद यूनो की मॉम यूनो से कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त से पहली बार मिली थी इसीलिए मैं खुश हो गई थी, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना यूनो। लेकिन यूनो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि आखिरकार वो माफी क्यों मांग रही है। और इसके बाद यूनो की मॉम कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ खुश रहो और इसीलिए मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। लेकिन अपनी मॉम को माफी मांगते हुए देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। लेकिन इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें वही टिक्का बोका दिखाया जाता है। लेकिन कोई इसको कटोरे में डालते हुए कह रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा बेकार चीज है और ये सब वो यूनो के सामने ही कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि यूसुफ होता है। और वो यूनो से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि काफी ज्यादा अच्छा होगा और इसी वजह से मैंने कुछ खरीद लिए, लेकिन एक बार इसको देखो तो क्या ये कीचड़ की तरह नहीं लग रहा। और इसके बाद उसी खाने का रैपर यूनो के मुंह पे चिपकाते हुए कहता है कि मैं तो इसको नहीं खा सकता। यूनो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं? और इसीलिए एक काम करो तुम मुझे पैसे रिफंड कर दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे मॉम के पास ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग तो दोस्त हैं। लेकिन यूनो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि सियोन से मैंने काफी अच्छे तरीके से कहा था। और इसके बाद यूनो यूसुफ से कहता है कि क्या दोस्त, क्या तुम लोग सच में मेरे दोस्त भी हो? लेकिन ये वाली बात सुनकर यूसुफ कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम हमारे लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और इसके बाद यूसुफ यूनो के ऊपर सारा का सारा खाना डालने लगता है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे मॉम के पास जाके सब कुछ बता देना चाहिए कि आखिरकार मैं किस तरीके से तुम्हें बुली करता हूँ। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनकर यूनो का दिमाग खराब हो चुका होता है। वो अपने पैन को पकड़ते हुए काफी तेजी से यूसुफ की गर्दन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन फिर वो अपने मॉम के बारे में सोचते हुए रुक जाता है कि उन्होंने कैसे कहा था कि अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहना। लेकिन यूनो की यह हरकत देखकर यूसुफ उससे कहता है कि अभी अभी तुमने ये क्या किया? और फिर वो काफी गुस्से में कहता है कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन क्लास के अंदर आ रहा होता है। और कमरे के अंदर आते हुए सियोन कह रहा होता है कि यूनो तुम कहाँ पे हो? लेकिन वो क्लास के अंदर देखता है कि सारे के सारे बच्चे शांति से बैठे हुए हैं और उनके पीछे पुलिस कॉप्स खड़े होते हैं और उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्लास टीचर भी खड़ा होता है। और इसके बाद हमें जमीन पर दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो का चश्मा टूट के पड़ा होता है और साथ ही चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। और फिर हमें अच्छी तरीके से दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्कूल की विंडो टूटी होती है और देख के ऐसा लग रहा होता है कि कोई छत से कूद गया है। और फिर हमें फ्यूचर वाला सियोन कह रहा होता है कि उस दिन यूनो लगातार 15 मिनट तक पिटते गया होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि यूनो यहाँ पे यूसुफ के सामने हाथ भी जोड़ रहा होता है। और हमें फ्यूचर वाला सियोन बता रहा होता है कि यूनो दर्द की वजह से बेहोश होकर बार बार होश में आ रहा था। उस समय यूनो लगातार भीख मांग रहा था कि उसे छोड़ दो, लेकिन वो उसे लगातार मारता गया और कोई भी पर्सन उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। और आखिर में यूनो इस सारे के सारे वायलेंस को खत्म करने के लिए उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। और हम देखते हैं कि यूनो खिड़की की तरफ देख रहा होता है। और इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिस जगह के अंदर वही कमीना यूसुफ होता है और वो अपने बंदों से कह रहा होता है कि तुम लोगों को बस ऐसा मानना है कि हम लोग खेल रहे थे और यहाँ पे किसी ने यूनो को धक्का दे दिया। लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इसका रिप्लाई देते हुए यूसुफ कहता है कि मैंने अपने फादर से बात करी थी और उन्होंने मुझे बताया कि कोरिया के अंदर एक काफी अच्छा लॉ है और जैसा कि मैं अपना पूरा साल वापस से रिपीट कर रहा हूँ और इसीलिए मैं तुम लोगों से एक फेवर मांगना चाहता हूँ, तो तुम्हें जाके कन्फेस करना है कि तुमने ही उसको धक्का दिया था। और इसके रिप्लाई में दूसरा पर्सन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर हम पे किसी ने केस फाइल किया तो हम पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो इसकी रिप्लाई में यूसुफ कहता है कि तुम्हें इसकी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई केस फाइल करने के लिए ही नहीं रहेगा तो आखिरकार हम पे मुकदमा चलाएगा कौन। और उसके बाद वो उन्हें पैसा
पैसा दिखाते हुए कहता है कि वैसे भी मैं तुमसे ये फ्री में करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम में से हर एक पर्सन को 10 मिलियन वॉन दूंगा। तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि किसको यूनो का घर पता है। और इसके बाद हम लोग यूनो की मॉम को भी देखते हैं जो कि रो रही होती है, और वो भी यूनो के रूम में उसे याद करके। और इसके बाद हमें यूनो की बिल्डिंग दिखाई जाती है, और उसी बिल्डिंग के नीचे यूसेफ और उसके बंदे आए होते हैं। और यूसेफ अपने बंदों से कहता है कि आखिरकार उसका कौन सा फ्लोर है। तो दूसरा वाला पर्सन रिप्लाई में कहता है कि 5th फ्लोर। और उसके बाद वो लोग लिफ्ट को नीचे बुला रहे होते हैं, लेकिन एलिवेटर नीचे आ ही नहीं रहा होता। और ये चीज देखते हुए उनमें से एक पर्सन कहता है कि आखिरकार ये एलिवेटर नीचे क्यों नहीं आ रहा। चलो इसको छोड़ो, जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चलो। और फिर यूसेफ कहता है कि जल्दी करो, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। और इसके बाद जब वो लोग 5th फ्लोर पर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एलिवेटर के बीच में एक टैंक फंसा होता है, और इसी वजह से एलिवेटर नीचे नहीं आ रहा होता। और ये देखकर यूसेफ कहता है कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि यूसेफ के पीछे एक पर्सन बैठा होता है, और वो पर्सन यूसेफ से कहता है कि तुम इतने लेट क्यों हो। और इसके बाद यूसेफ भी उस पर्सन को देख लेता है, और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोन ही होता है, जो कि यूसेफ से कहता है कि लोग काफी ज्यादा वेट कराते हैं। और यूसेफ सियोन को देखते हुए कहता है कि सियोन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन सियोन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीढ़ी से उठते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बस 2 क्वेश्चन ही पूछूंगा कि आखिरकार तुमको यूनो की टिक्का बोकी प्लेस के बारे में कैसे पता चला। उस बस कीमती जगह को मैं ही जानता था। तो इसका रिप्लाई देते हुए यूसेफ उसे कहता है कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए सिगरेट खरीद लेना, लेकिन जब तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने तुम्हारा पीछा करा। और फिर हमें पता चलता है कि सियोन ने वो सारा का सारा खाना गरीब बच्चों को खिलाया था। लेकिन उस दिन तुम्हारी वजह से मुझे क्या गलती से देखने को मिल गया कि यूनो अपनी मॉम से आर्ग्यू कर रहा है। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे सियोन कहता है तो अच्छा ये सब बस मेरे वजह से हुआ था। और इसके बाद सियोन कहता है कि मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है। और इसके बाद सियोन कहता है कि अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। वैसे तो मुझे इसके आंसर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से इसका आंसर देना कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए यूसेफ कहता है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि हम लोग बस यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम यूनो की मॉम को पीसफुली सुला सके। और साथ ही यूसेफ कहता है कि तुमने भी मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब कर रखा है, क्योंकि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि हम जब यूनो को बुली करते थे तभी तुम बीच में आके अपनी टांग अड़ाते थे, और ऐसा तुम बस इसीलिए करते थे ताकि तुम उस कमीने को हमेशा प्रोटेक्ट कर सको। और इसके बाद यूसेफ काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि सच में मैं पागल हूँ। और इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि उसी टैंक को उठाते हुए कहता है कि ठीक है बस इतना काफी है। और साथ ही हम यूसेफ को भी देखते हैं जो कि सियोन पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी सियोन उस टैंक का गैस रिलीज करते हुए कहता है कि थैंक यू, तुमने इन बातों को क्लियर कर दिया। मैंने तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग यहाँ बिहेव करने के लिए आओगे, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज को चेक करना चाहता था। और हम देखते हैं कि सियोन ने यहाँ पे चारों तरफ गैस को फैला दिया होता है, और जिस वजह से यहाँ पे वाइट वाइट स्मोक फैल गई होती है। और फिर यूसेफ उसे गैस के अंदर कहता है कि हिम्मत है तो सामने आओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन के मुंह पे वही टैंक आके लगता है, और इस वजह से वो पर्सन काफी दूर जाके गिरता है। और हम यूसेफ को भी देखते हैं जो कि काफी गुस्से में कहता है कि चुपना बंद करो। लेकिन हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से एक एक करके सबको मार रहा होता है। और इसके बाद यूसेफ वापस से सियोन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सियोन टैंक की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। और इसके बाद सियोन उसी टैंक को यूसेफ की पैर में मार देता है, और इस अटैक की वजह से यूसेफ की हालत तो पूरी तरीके से खराबी हो गई होती है, और वो चिल्ला के कह रहा होता है कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई। और हम सियोन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आते हुए कह रहा होता है कि मैंने क्या तो अजीब आवाज सुनी, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पैर की हड्डी टूट गई, ऐसा लगता है कि तुम अब नहीं चल पाओगे। लेकिन यूसेफ डर डर के कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सियोन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि बच्चों पर 3 प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। पहला प्रिंसिपल कि पेरेंट्स की बातें पत्थर की लकीर होती है। और ये कहते हुए सियोन ने काफी खतरनाक पंच मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और फिर सियोन कहता है कि दूसरा प्रिंसिपल अपनी पावर को बिना परमिशन के यूज मत करो। और ये वाली बात सुनकर यूसेफ के सारे लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। और इसके बाद सियोन यूसेफ के कपड़े पकड़ते हुए कहता है कि अब थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हम यूसेफ को देखते हैं जो कि यूनो की तरह ही भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि सियोन ने उसकी काली उंगली को पकड़ लिया होता है, और जैसे यूसेफ ने यूनो की उंगली को तोड़ा था बिल्कुल सियोन भी उसकी उंगली को तोड़ देता है। और फिर सियोन कहता है कि थर्ड प्रिंसिपल ये है कि अगर पेरेंट्स की जान पे खतरा है तो फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल को भूल जाओ। और इसके बाद वो यूसेफ से कहता है कि यूनो की मॉम ने मुझसे कहा था। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो की मॉम ने सियोन से कहा था कि यूनो के दोस्त भी मेरे बेटे जैसे हैं। और इसके बाद सियोन काफी गुस्से में यूसेफ की तरफ पैर बढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी मॉम के लिए कोई खतरा हो तो इसका मतलब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से कुचल सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये कहते हुए सियोन उसके सर
को पैरों से कुचल रहा होता है और हमें खाली योसेफ की चिल्लाने की आवाज ही आ रही होती है। और इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नान उसी बूढ़े पर्सन को जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था उससे आके कहती है कि डायरेक्टर आपके लिए कॉल आया है कोरिया से। और ये वाली बात सुनकर डायरेक्टर कहता है कि क्या कोरिया से, और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए नन कहती है कि हाँ बेको ने पर्सनली कॉल किया है। और ये वाली बात सुनकर डायरेक्टर कहता है कि अच्छा मुझे दो। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई पर्सन कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि जिसकी तुम्हें तलाश थी वो मिल गया, वो लेजेंड जो कि डेड मैंशन से खो गया था। कोड नेम सिन कोरिया में ही है। और फिर हमें यहाँ पे सिन के बारे में पता चलता है कि सिन स्पेशली ट्रेंड किया हुआ मल्टीपर्पज वेपन प्रोजेक्ट है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। और इसके बाद हमें सिन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि हमारे डेड मैंशन में वैसे तो काफी सारे बच्चे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों में से कोड नेम सिन एक मास्टर पीस था। वो वेपन यूज करने से लेकर हर एक फील्ड में काफी ज्यादा स्किल्ड था और यही वजह थी कि वो एक वीआईपी असासिन था। और इसीलिए सिन को सबसे ज्यादा वीआईपी क्लाइंट को दिया जाने वाला था जो कि जापान में रहने वाले याकुजा थे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सिन जापान डिलीवर नहीं हो पाया, बल्कि वो गलती से कोरिया चला गया। और साथ ही हम सिन को भी देखते हैं जो कि कोरिया आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस चीज को पूरे 5 साल हो गए और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो कोरिया के अंदर मारा गया होगा तो मैंने उस पर गिव अप कर दिया। लेकिन इसके बाद वो खुश होते हुए कहता है कि हे भगवान, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हम लोग फिर से वापस मिलेंगे। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी सामने खड़ी हुई नन से कहता है कि किसी भी कीमत पे उसको वापस लेके आओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा रेचल। और इसके बाद हम रेचल को देखते हैं जो कि कहती है कि ठीक है हम इस काम पर जल्दी ही लग जाते हैं। और फिर रेचल अपने नन वाले कपड़े उतारते हुए कहती है अगर हमें किसी तरीके से उसको लाने में दिक्कत होती है तो हम उसको मजबूर करके वापस लेके आएंगे। और इसके बाद हम रेचल को भी देखते हैं जो कि लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और साथ ही हमें रेचल के बारे में पता चलता है कि ये डेड मैंशन की इंस्ट्रक्टर है, लेकिन अभी हमें रेचल की फैसिलिटी के बारे में नहीं बताया जाता। और रेचल की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है रेचल आखिरकार तुम्हें किस तरीके की बातें कर रही हो, तुम्हें उसे वापस से सही सलामत लेके आना है और साथ ही इस गन को यहीं पे छोड़ के जाओ, ये काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपने सर को झुका रखा होता है। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम ब्योंग है और मैं योसेफ का फादर हूँ। और साथ ही ब्योंग कहता है कि मुझे माफ करिएगा कि मैं योसेफ को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाया और मैं साथ ही यूनो का मेडिकल और मेंटल डैमेज का खर्चा उठाऊंगा और मैं कंपनसेट के तौर पे आपकी कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दूंगा। और वो ये सारी की सारी बातें यूनो की मॉम से कह रहा होता है, लेकिन यूनो की मॉम उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि तुम्हारे माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे माफी मांगने से सॉल्व हो जाएगी। और ये वाली बात सुनने के बाद ब्योंग कहता है कि क्या ये चीज काम नहीं करी। और इसके बाद ब्योंग यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद यूनो की मॉम कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। और इसका रिप्लाई देते हुए ब्योंग कहता है कि यूनो की मॉम मेरे लिए समझौता हर चीज में सबसे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे समझौता नहीं करना चाहती और इसीलिए मेरा यहाँ पे और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए कहता है कि मेरे पास समझौते के अलावा और भी काफी ज्यादा तरीके हैं और इससे भी ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि ये सारा का सारा एरिया मेरे अंडर में आता है। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्योंग कह रहा होता है कि मेरी नाक बहने लगी और ये सब उस जगह की गंदी बदबू की वजह से हुआ है। आखिरकार कोई कैसे उस बेकार सी जगह पर बिजनेस को चला सकता है। साथ ही ब्योंग कहता है कि उस जगह को तोड़ के वहाँ पे एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बनाओ, यानी कि ब्योंग यूनो की मॉम की जगह को हथियाना चाहता है। और इसके बाद ब्योंग ड्राइवर से कहता है कि आखिरकार उस बच्चे का क्या हुआ, क्या उसका काम हो गया। और इसका रिप्लाई देते हुए वो ड्राइवर कहता है कि हाँ सेक्रेटरी वहाँ पर खुद गए हैं ताकि वो इस चीज को खुद से हैंडल कर सके। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसेफ पड़ा होता है, जहाँ पे योसेफ चिढ़ते हुए कहता है कि उस कमीने के अंदर कुछ तो अलग बात है। और साथ ही वो पता नहीं कौन से 3 प्रिंसिपल के बारे में कुछ तो कह रहा था और हमें पता चलता है कि सारी की सारी बात योसेफ अपने फादर से कह रहा होता है। और ब्योंग ये वाली बात सुनने के बाद कहता है कि क्या प्रिंसिपल, क्या ये चीज बच्चों में ट्रेंड पे है। और इसके बाद योसेफ कहता है कि वो प्रिंसिपल वाली बात कहने के बाद वो अचानक ही, लेकिन इससे पहले योसेफ आगे कुछ कहता उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि डॉक्टर क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगी। और ये वाली बात सुनने के बाद वो डॉक्टर यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद योसेफ जैसे ही कुछ अपने फादर से कहने वाला होता है तभी ब्योंग काफी तेजी से उसके चेहरे पे खींच के चाटा मारता है। और इसके बाद वो कमीना ब्योंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे आखिरकार तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुमने उस बच्चे को बुली किया और न ही तो इस वाली बात से कि वो तुम्हारी वजह से छत से कूद गया। अगर वो बच्चा मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम
यूनो की मॉम को जान से मारने के लिए गए थे तो तुम्हें अपने पीछे कोई भी सबूत को नहीं छोड़ना चाहिए था। और साथ ही वो कमीना एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी दो बार नहीं मिलती। और इसके बाद हमें अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि कोई पर्सन सियोन के पेट में काफी तेज लात मारता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं और ये सारे के सारे लोग ब्योंग के ही होते हैं। और एक पर्सन अपने ग्लव्स पहनते हुए कहता है कि इसको खड़ा करो। और ये वाली बात सुनने के बाद वहाँ पे दो लोग सियोन को खड़ा करने लगते हैं और ये सारी की सारी चीजें देखकर सियोन कहता है, अरे वो अंकल आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तभी उस सामने वाला पर्सन काफी तेज से सियोन को एक चाटा मारता है और हम देखते हैं कि इस चाटे की वजह से सियोन जमीन पे गिर गया होता है। और वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। और साथ ही वो ग्लव्स निकालते हुए कहता है कि तुमने उस टाइम 4 लोगों को एक साथ ही नॉकडाउन किया होगा और इसी वजह से तुम उन लोगों को नॉकआउट कर पाए। लेकिन अफसोस ये चीज एडल्ट्स के ऊपर काम नहीं करती। और यहाँ पे चश्मे वाला पर्सन योसेफ और उसके दोस्तों की बातें कर रहा होता है। साथ ही वो चश्मे वाला पर्सन कह रहा होता है कि जैसा कि तुमने यंग मास्टर को ह्यूमिलेट किया है और इसी वजह से तुम्हें इस चीज की जरूरत है। और हम देखते हैं कि एक मोटे पर्सन ने सियोन का हाथ पकड़ लिया होता है और वो चश्मे वाला पर्सन सियोन के हाथ के ऊपर पैर रखता है और उसके बाद उसके हाथ पे काफी तेज से लात मारता है और इस वजह से सियोन काफी तेज से चिल्लाने लगता है। और इसके बाद वो चश्मे वाला पर्सन सियोन से कहता है, तो जैसा कि तुमने देखा कि अडल्ट इस चीज को ऐसे करते हैं। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सियोन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तो उसने क्या कहा था कि अडल्ट इसको ऐसे करते हैं। और ये कहने के बाद वो अपने हाथ को ठीक करते हुए कहता है कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। इन गधों को तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार डिसलोकेटेड और हाथ टूटने में क्या फर्क होता है। और साथ ही सियोन कहता है कि आंट रेचल की मार के सामने ये मार तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद सियोन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है कि मैं अपने 3 प्रिंसिपल की वजह से अपने पावर और स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता बिना ऑर्डर्स के। और इसके बाद सियोन अपने बैग को उठाते हुए यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक नई पहचान की जरूरत है, नहीं तो ये चीजें मेरे लिए और भी काफी ज्यादा दिक्कत वाली हो जाएंगी। लेकिन हम साथ ही यूनो की मॉम को भी देखते हैं जो कि सियोन को देखते हुए कहती है कि सियोन क्या ये तुम हो, आखिरकार तुमने अपनी हालत ऐसी क्यों बना ली है। और सियोन भी यूनो की मॉम को देखते हुए उन्हें हेलो करता है। और इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सियोन के सामने खाना होता है लेकिन वो खाने को नहीं खा रहा होता। तो ये चीज देखकर यूनो की मॉम कहती है कि सियोन तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, आंटी ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खाना बनाया है तो इसीलिए जितना हो सके उतना ज्यादा खाओ। और ये वाली बात सुनने के बाद सियोन कमांड मोड में आते हुए कहता है कि अभी अभी मुझे कमांड मिला है कि जितना हो सके उतना ज्यादा खाओ। और इसीलिए सियोन काफी जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। और साथ ही सियोन अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैं यूनो की मॉम से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यूनो की मॉम मेरी पेरेंट है। और सियोन इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है और इसी वजह से यूनो की मॉम उसे कहती है कि बच्चे तुम इतने जल्दी जल्दी खाओगे तो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए पानी पी के इसे डाइजेस्ट करो। और सियोन भी उनकी बात पर एग्री करते हुए जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन का पेट यहाँ पे पूरी तरीके से भर गया होता है और इसीलिए वो यूनो की मॉम का धन्यवाद भी करता है। और ये वाली बात सुनने के बाद यूनो की मॉम सुशी को काटते हुए कहती है कि तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि यूनो की मॉम से कह रहा होता है कि क्या यूनो ठीक है। और ये वाली बात सुनकर यूनो की मॉम कहती है कि हाँ यूनो ठीक है, हमें बस उसकी सर्जरी के बाद बस उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। और वो ये सारी की सारी बात काफी ज्यादा शांत आवाज में कह रही होती है। और साथ ही यूनो की मॉम कहती है कि यूनो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो इन सारी की सारी चीजों को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरा बेटा काफी ज्यादा टफ है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनो की मॉम का हाथ कांप रहा होता है और साथ ही वो कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि यूनो के साथ ये सब वापस से हो। और साथ ही वो रोते रोते कह रही होती है कि मेरा बेटा इस तरीके से मारा जाए और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और इसके बाद यूनो की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन सब में से हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूं। और साथ ही वो रोते रोते कह रही होती है कि बस मैं अंदर से यही चाहती हूँ कि मैं उसके फादर को भी टुकड़ों में बांट के उसको क्रश कर दूं। और साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो कि ये सारी की सारी बातें पीछे बैठ के सुन रहा होता है। और इसके बाद हम यूनो की मॉम को देखते हैं जो कि सियोन की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ करना सियोन, मैं जानती हूँ कि तुम अपने आंटी को ऐसे नहीं देखना चाहोगी। लेकिन जैसी वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि सियोन अपने जगह पर नहीं होता। और शायद अभी तक काफी सारे लोगों को पता चल गया होगा कि सियोन यहाँ से गायब क्यों हो गया। और इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कोई कह रहा होता है कि इसी के साथ हम ब्योंग कंस्ट्रक्शन के 3rd क्वार्टर की प्रेजेंटेशन को पेश करते हैं। और हम बिल्डिंग के अंदर ब्योंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ में ड्रिंक लेकर कह रहा होता है कि आप सभी को थैंक यू कि आप लोगों ने इस क्वार्टर के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करा। साथ ही वो सारे लोगों से कह रहा होता है कि आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से ही ब्योंग कंस्ट्रक्शन इतने दूर तक आ पाया। और साथ ही हम यहाँ पे एक वेटर को देखते हैं जो कि एक पर्सन के सामने आके कह रहा होता है कि क्या
सर आप वाइन को लेना चाहोगी। लेकिन इससे पहले वो पर्सन आगे कुछ कहता, वो वेटर काफी तेजी से उसके मुंह पे बोतल की शीशी मारता है और बस इसी अटैक की वजह से उस पर्सन का पूरा थोबड़ा ही बदल गया होता है। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोन ही होता है। साथ ही वो कह रहा होता है, तो बताओ तुम्हें ये ड्रिंक कैसी लगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से एक पर्सन सियोन पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन सियोन काफी तेजी से उसके अटैक से बचते हुए उस पर्सन के हाथ में शीशे के ग्लास को अटका देता है। और इससे पहले वो पर्सन कुछ समझता, सियोन काफी तेजी से उसके ग्लास के साथ साथ उसको भी तोड़ देता है। और इसके बाद सियोन अपने हाथ में काफी नुकीले 3 चम्मच को पकड़ता है। और साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग सियोन पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सियोन काफी तेजी से उन तीनों चम्मच से उन तीनों लोगों की आंखें ही फोड़ देता है। और यहाँ पे लाइट्स ऑफ होने की वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और इसी वजह से उनमें से एक पर्सन कहता है कि आखिरकार ये कैसा हंगामा है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और साथ ही हम दूसरे पर्सन को भी देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जल्दी से लाइट्स को ऑन करो। और लाइट्स ऑन होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग जमीन पर पड़े होते हैं। और उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है कि आखिरकार वो कौन था। और साथ ही दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि उस सुनहरे बाल वाले बच्चे को ढूंढो, वो बच्चा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और ये सुनहरे बाल वाली बात सुनकर ब्योंग कहता है कि क्या सुनहरे बाल वाला बच्चा। और हमें पता चलता है कि सियोन एक टेबल के नीचे छुपा होता है, साथ ही उसके हाथ में काफी सारे चम्मच होते हैं। और सियोन अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसके बाद सियोन काफी तेजी से सभी पे अटैक कर देता है। साथ ही सियोन अपने मन में कह रहा होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल पेरेंट्स की बात ही सब कुछ है। और जैसा कि हमें पता है कि सियोन सारी की सारी चीजें इसलिए कर रहा होता है क्योंकि यूनो की मॉम ने कहा होता है कि उसके फादर तक को क्रश करना चाहती है। साथ ही सियोन अपने हाथ में चाकू पकड़ते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि आपने कहा था कि आप इनको टुकड़े टुकड़ों में बदल के क्रश करना चाहती हो। और हम देखते हैं कि कुछ लोग सियोन पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सियोन अपने हाथ में टेबल के सामान को उनकी तरफ फेंक देता है। और इसके बाद सियोन तेजी से एक टेबल पे उछलते हुए उन पर अटैक कर देता है। और इस एक अटैक की वजह से ही सामने वाले पर्सन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी कोई पीछे से नाइफ से सियोन के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक को सियोन काफी तेजी से डॉच कर लेता है। और इस वजह से ये अटैक जाके सीधा सामने वाले पर्सन को लगता है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ग्लव्स पहनते हुए कहता है कि बच्चे तुमने इस चीज को काफी अच्छे से डॉच किया, ये सच में इम्प्रेसिव कहने के लायक है। और हमें पता चलता है कि ये वही चश्मे वाला पर्सन होता है। और वो सियोन से कहता है कि लेकिन मुझे याद है कि मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया था, लेकिन चलो इस बार मैं इस चीज को प्रॉपरली करूंगा। लेकिन सियोन काफी तेजी से उसके हाथ को पकड़ता है और इसके बाद उसके मुंह पे काफी खतरनाक गुस्सा मारता है। लेकिन सियोन यहीं पे नहीं रुकता और उसका हाथ पकड़ लेता है। और सियोन उससे कहता है कि इसको ध्यान से देखना कि आखिरकार हाथ को तोड़ा कैसे जाता है। और ये कहने के बाद वो उसका हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी कोई पीछे से सियोन के ऊपर फायर करता है, लेकिन ये गोली सियोन को नहीं लगती बल्कि उसके बगल में जाकर टकराती है। लेकिन इस गोली की वजह से सियोन के चेहरे पे एक काट आ गया होता है। और हम देखते हैं कि गोली और किसी ने नहीं बल्कि ब्योंग ने ही चलाई होती है। और ब्योंग सियोन से कहता है कि क्या इस गोली ने तुम्हें हिट नहीं किया। तो सियोन इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि जितनी दूरी पर अभी तुम हो उतनी दूरी से किसी को हिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, भले ही तुम प्रो ही क्यों ना हो। और ब्योंग सीढ़ी से उतरते हुए इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि देखिए ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी कुछ पता है, जैसे कि तुम एक प्रो हो। साथ ही वो सियोन के पास आते हुए कहता है कि मैंने ये सुना था कि कोरिया के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनको क्रू कहा जाता है, तो क्या तुम भी इसके एक पार्ट हो। लेकिन सियोन इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि क्रू, मुझे इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। और सियोन ब्योंग से कहता है कि अगर मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूँ भी तो मैं सिर्फ यूनो स्नैक्स का ही पार्ट बनना चाहूंगा। और ये यूनो स्नैक्स के बारे में सुनते हुए ब्योंग कहता है, यूनो स्नैक्स, आखिरकार तुम क्या उसी बदबूदार खाने की स्टोर की बात कर रहे हो। और इसके बाद वो सियोन के सर पे बंदूक टानते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि उस लेडी ने ही तुमको ये कहा होगा कि मुझे जान से मार दो। लेकिन सियोन इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैं तुमको टुकड़ों टुकड़ों में क्रश करूं। और ये सुनने के बाद ब्योंग इससे पहले कुछ समझता, तभी सियोन काफी तेजी से उसके हाथ से गन को फिकवा देता है और साथ ही वो इतने ही टाइम में उस पे एक अटैक भी कर देता है। लेकिन ब्योंग गिरने से बचने के लिए यहाँ पे सियोन के कपड़े पकड़ लेता है और वो सियोन को गाली देते हुए कहता है कि कमीने, क्या तू उस माँ और बच्चे का बदला लेने आया है। लेकिन सियोन ब्योंग की बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये किसी भी तरह का बदला नहीं है। और फिर सियोन उसको मुक्का मारते हुए कहता है बल्कि ये तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल है। और हम देखते हैं कि बस एक मुक्के की वजह से यहाँ पे ब्योंग की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई होती है। और सियोन अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि पेरेंट्स की कमांड ही सब कुछ है। और ये कहने के बाद सियोन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम उस कमीने ब्योंग को देखते हैं जो कि सियोन से कहता है कि समझौता ही सब कुछ है, ऐसा मत सोचना कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, बल्कि मैं उस लेडी को बाद में देख लूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं सबको जान से मार दूंगा। लेकिन हम सियोन को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है और वो कहता है आखिरकार तुम कैसे अजीब सी बातें कर रहे हो। और इसके बाद सियोन ब्योंग के ऊपर वाले झूमर पे एक फायर कर देता है और सियोन कहता है कि थर्ड प्रिंसिपल कि अगर पेरेंट्स के ऊपर
कोई भी खतरा हो तो इस सिचुएशन को तुरंत ही सॉल्व कर दो। और हम देखते हैं कि झूमर सीधा जाके ब्योंग के ऊपर ही गिर जाता है और सियोन यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। और साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में मुड़ते हुए कहता है कि तुम दोनों ही एक जैसे हो। और साथ ही हम सियोन के बैग पर देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है कोड नेम सिन। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नर्स योसेफ से कह रही होती है कि पेशेंट क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इसका रिप्लाई देते हुए योसेफ कहता है कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन वो नर्स योसेफ से कहती है कि स्कूल वायलेंस धीरे धीरे करके इन दिनों काफी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। लेकिन योसेफ को उसकी बात समझ में नहीं आती। और साथ ही वो नर्स योसेफ से कहती है कि आज तक मैंने तुम्हारी जितनी बुरी हालत किसी की भी नहीं देखी। और साथ ही वो टेबल से कुछ सामान निकालते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने भी तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है वो फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा है, बल्कि अच्छे से भी काफी ज्यादा अच्छा है। और हम उस नर्स को देखते हैं जो कि अपने हाथ में इंजेक्शन लेते हुए काफी क्रीपी तरीके से कहती है तो तुम अपने फादर से इससे पहले किस बारे में बात कर रहे थे। और इसके बाद वो नर्स योसेफ के पाउच में इंजेक्शन डालते हुए कहती है कि तुम कुछ टाइम पहले 3 प्रिंसिपल जैसा कुछ मेंशन कर रहे थे। लेकिन हम योसेफ को देखते हैं जो कि उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि आखिरकार ये किस तरीके की मेडिसिन है क्योंकि इसका कलर तो काफी ज्यादा वियर्ड है। लेकिन वो नर्स इसके रिप्लाई में कहती है कि अरे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैंने इसके अंदर बस वो चीज आदि ही डाली है और इसीलिए तुम इससे नहीं मरोगे। लेकिन योसेफ को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है। और इसके बाद वो नर्स योसेफ के बगल में बैठते हुए कहती है तो क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और इसके बाद वो काफी गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुम उस 3 प्रिंसिपल के बारे में क्या जानते हो। लेकिन योसेफ घबराते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम उस नर्स को देखते हैं जो कि अपने नकली बालों को हटाते हुए कहती है कि यार अब ऐसे मत करो, तुमने आज ही तो अपने डैड को इसके बारे में मेंशन किया था। देखिए ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए। और हमें पता चलता है कि पर्सन और कोई नहीं बल्कि रैचल होती है। और इसके बाद वो योसेफ से कहती है कि चलो मुझे ये बताओ कि आखिरकार उस बच्चे का नाम क्या था, क्या उस बच्चे का नाम सीन था। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद रैचल का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉल करके कह रही होती है कि डायरेक्टर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। और हमें पता चलता है कि रैचल ब्योंग की बिल्डिंग में होती है और उसके सामने लाशों का ढेर लगा होता है। और इसके बाद रैचल डायरेक्टर से कहती है कि कोड नेम सिन ने अपनी पावर को यूज किया है। और ये वाली बात सुनकर डायरेक्टर परेशान होते हुए कहता है कि क्या उसने अपनी पावर को यूज किया है, आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तो इसका रिप्लाई देते हुए रैचल कहती है कि हम सीन को ढूंढते हुए एक जगह पर आए हैं, लेकिन इस जगह को देख के ऐसा लगता है कि सीन यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आया था। और इसके बाद रैचल एक आदमी का कपड़ा उठाते हुए कहती है कि सीन ने यहाँ पे काफी सारे लोगों को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। और इस वाली बात से फर्क नहीं पड़ता कि सीन काफी ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन इस जगह को साफ देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3 प्रिंसिपल की रिस्ट्रिक्शन में ही ये सब कुछ किया गया है। और हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डैड मेंशन की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इसी वजह से तो हम 3 प्रिंसिपल को लागू करते हैं। लेकिन इसके बाद डायरेक्टर एक जगह पर जाते हुए कहता है कि रैचल अगर सीन अपने 3 प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहा है तो ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। साथ ही डायरेक्टर कुछ फोटोज की तरफ देखते हुए कहता है कि जो बच्चे भी डैड मेंशन से बिक जाते हैं, अगर वो अपने कंट्रोल को इग्नोर करके हम पर ही टारगेट करता है तो ये बात बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होने वाली। और इसके बाद डायरेक्टर रेचल से कहता है कि अब से हम अपने ऑपरेशन को चेंज कर रहे हैं। साथ ही डायरेक्टर सीन की फोटो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें सीन को इन्वेस्टिगेट करना है और यही तुम्हारी प्रायोरिटी है। तुम्हें ये देखना होगा कि क्या वो सच में अपने पावर्स को यूज कर रहा है अपने कंट्रोल को इग्नोर करके। साथ ही डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम्हें कोरिया के अंदर सपोर्ट की जरूरत है तो तुम बेकू पर्सनल से हेल्प ले सकती हो। और साथ ही हमें यहाँ पे 2 लोगों को दिखाया जाता है और कुछ ही लोगों को पता होगा कि ये दोनों कितने ज्यादा खतरनाक है। तो उसमें से चश्मे वाला पर्सन कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है, क्या ये सब कुछ एक मिडिल स्कूल के बच्चे ने किया है। साथ ही हम उस टकले पर्सन को भी देखते हैं जो कि कहता है कि सच में इन सब से डीलिंग करने की वजह से मेरे बाल और धीरे धीरे करके झड़ते जा रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पे रैचल को भी देखते हैं जो कि कॉल पे बात करते करते उन दोनों की तरफ आते हुए कहती है कि हाँ यहाँ पे एक बारकोड सर वाला और साथ ही एक बीड़ी पीने वाला पर्सन है, तो ठीक है हम यहाँ से उनके जाने के बाद इस जगह को छोड़ देंगे। और साथ ही रैचल उन दोनों को यहाँ से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। और इसमें से वो चश्मे वाला पर्सन कहता है कि क्या आजकल के बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए वो टकला पर्सन कहता है कि हाँ रशिया के अंदर सारे के सारे लोग ओपन माइंडेड होते हैं, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें रैचल की वॉइस आ रही होती है जो कि कह रही होती है कि सीन में स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, तुम योना मिडिल स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो। साथ ही हमें टीचर को देखते हैं जहाँ पे एक बच्चा टीचर को हेलो कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि रेचल यहाँ पे टीचर का बेस बदल के आई है। साथ ही वो कहती है कि सीन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही वो ठरकियों वाला फेस बनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ,
मैं सच में ही देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कितने बड़े हो चुके हो। साथ ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेचल सीन को कैरी होती है कि सीन तुम मेरे सारे के सारे बच्चों में ट्रेंड किए हुए सबसे ज्यादा बेस्ट बच्चे हो। यहाँ तक तुमने हर एक वेपन को परफेक्टली मास्टर कर लिया है। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे रेचल आगे बढ़ते हुए कहती है कि मेरे लिए मिशन से ज्यादा जरूरी तुम्हारी ग्रोथ देखना है। और इसके बाद रेचल कहती है कि तो ये क्लास है सिन की। और इसके बाद रेचल देखती है कि सिन कुछ बच्चों से कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि योसेफ ने मुझसे ऐसे ही कहा था कि सिन प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और रेचल सिन की ऐसी हरकत देख के कहती है कि क्या ये सच में सीन है, कि क्या ये लोफर बच्चा सच में सीन है। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सियोन का ऑफिशियल नेम कोड नेम सीन है, लेकिन कोरिया के अंदर सीन ने अपना नेम चेंज करके सियोन कर लिया है। और इसी वजह से सारे के सारे डेड मैंशन के लोग उसे सीन के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर हम सीन को देखते हैं जो कि अभी भी कह रहा होता है कि मैंने उसे कहा कि योसेफ वैसी हरकतें करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगा। लेकिन हम सियोन के पीछे एक मोटे पर्सन को देखते हैं जो कि लेटा होता है और वो उठते हुए कह रहा होता है कि यार मुझे सोने दो। लेकिन सियोन कहता है कि अभी कमीने तूने अभी क्या कहा। और सियोन की ये वाली बात सुनकर वो मोटा पर्सन सियोन की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देखकर रेचल कैरी होती है कि डेड मैंशन के अंदर हर साल फाइटिंग और कॉम्बैट पावर को मेजर किया जाता था। और इसीलिए सीन मेरे को जब भी चैलेंज करता था तो मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगता था। और इसी वजह से सीन हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं तो सियोन यहाँ पे मार खा के गिरा होता है। और हम रेचल को देखते हैं जो कि मुंह बनाते हुए कहती है कि इतना ताकतवर होने के बाद ऐसा क्यों। और हम सियोन को देखते हैं जो कि मार खाते हुए कह रहा होता है कि अरे अरे रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। और ये चीज देखकर रेचल काफी ज्यादा फनी फेस बनाती है। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेचल सारे के सारे बच्चों से कैरी होती है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। लेकिन रेचल पढ़ाते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि सीन अगर अपनी पावर को ऐसे ही यूज नहीं करा तो क्या इसका मतलब ये अभी भी 3 प्रिंसिपल के अंडर कंट्रोल में है। मुझे इसे और ज्यादा ध्यान से देखना होगा। और साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो कि लगातार अपने कॉपी के अंदर कुछ तो लिख रहा होता है। और ये देखकर रेचल कहती है कि इतनी ज्यादा सीरियसनेस वो भी इसकी आंखों में, जैसे कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती थी। सिन तुम सबसे ज्यादा अलग हो। साथ ही वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहती है कि ये डेड मैंशन के अच्छे बच्चे अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने माइंड पर भी कंट्रोल करते हैं। साथ ही हम छोटे वाले सियोन को देखते हैं जो कि अपने लिखने पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा होता है। और हम रेचल को देखते हैं जो कि सियोन की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन में कह रही होती है कि तुमसे जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुम भले ही अपनी पावर को छुपा लो, लेकिन तुम अपने फोकस करने वाली साइड को नहीं छुपा सकते। साथ ही रेचल शर्माते हुए कहती है कि सीन तुमने अपने बेस को बदल रखा है, लेकिन तुम्हें फिर भी अपने इस फोकस साइड को छुपाना चाहिए था, नहीं तो ऐसे तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। लेकिन सीन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसे वापस से सिखा दूंगी। लेकिन इसके बाद रेचल जब सियोन के नोटबुक में देखती है बेचारे सियोन ने यहाँ पे योसेफ को मारते हुए अपनी वो ड्राइंग बनाई होती है जहाँ पे उसने नोटबुक के अंदर लिखा होता है कि वो मोमेंट सच में काफी ज्यादा ऑसम था। और ये ड्राइंग बनाने के बाद ये खुशी सियोन के चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन ये चीज देखकर रेचल काफी तेजी से सियोन के सर पे बुक मारते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्लास के बीच में क्या कर रहे हो। और इसके बाद हमें लेडीज बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जिस बाथरूम के अंदर रेचल बैठी होती है और वो परेशान होते हुए कहती है कि मेरा सीन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता। लेकिन ये अजीब है कि उस बच्चे का चेहरा काफी हद तक सीन की तरह मिलता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो सीन है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी चीजें कोइंसिडेंस हो। साथ ही वो अपना सर पकड़ते हुए कह रही होती है कि वो बेवकूफ बच्चा सीन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद वो अपने टॉयलेट रूम के अंदर ही कपड़े को चेंज करते हुए कहती है कि अब अपने प्लान को चेंज करने की बारी है। अभी खाली 3 प्रिंसिपल की बात नहीं है कि वो इसे कंट्रोल कर रहा है या फिर नहीं। अब मुझे इस क्वेश्चन का पता लगाना है कि वो पर्सन कोड नेम सीन है या नहीं। और साथ ही हम रेचल को देखते हैं जिसने अपना पूरा का पूरा हुलिया वापस से बदल लिया होता है। और इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोन को दिखाया जाता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि उन्होंने मेरे सर पे काफी तेज से मारा, वैसे तो टीचर कभी भी इतना तेज मुझे नहीं मारती। और साथ ही हम यहाँ पे सियोन के पीछे देखते हैं जहाँ पे रेचल भी खड़ी होती है जो कि सियोन को देखते हुए कह रही होती है कि अगर तुम कोड नेम सीन नहीं होते हो तो तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे बच्चे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन सियोन को पीछे से बुलाता है और ये पर्सन बल्कि और कोई नहीं यूनो की मॉम होती है जिनके हाथों में सामान होता है। और वो सियोन को देख के कहती है कि हम लोग एक बार फिर से मिल गए। और साथ ही वो सियोन से कहती है कि क्या तुम इन बैग्स को उठाने में मेरी हेल्प कर दोगे। और ये सुनते ही तुरंत ही सियोन कहता है कि हाँ लाइए मैं इस बैग को ले लेता हूँ। और ये देख कर यूनो की मॉम उसे थैंक यू करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें वापस से टिक्का बोकी खिलाऊंगी तुम्हारे जाने से पहले। लेकिन हम रेचल को देखते हैं जो कि यूनो की मॉम को देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये पर्सन कौन है। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफी सारा खाना रखा होता है जिसको सियोन काफी तेजी से खा रहा होता है। और सियोन को ऐसे खाते देख कर यूनो की मॉम कहती है कि तुम आराम से
खाओ। और ये वाली बात सुनकर सियोन तुरंत ही एग्री कर देता है और हम साथ ही रेचल को भी देखते हैं जो कि सियोन का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई होती है और वो यूनो की मॉम की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि यही ओल्ड वुमन है जिसके बारे में योसेफ ने बताया था कि इसी के बेटे को मार के उसने अनकॉन्शियस कर दिया था। लेकिन आखिरकार इस बच्चे का इस वुमन से क्या रिलेशन है। साथ ही रेचल सियोन की तरफ देखते हुए कहती है कि इस पर्सन को मैं जितनी बार भी देखूं ये मुझे उतना ज्यादा ही ठरकी लगता है। और साथ ही रेचल फूड खाते हुए कहती है कि भले ये सिन ना हो लेकिन ये सिन के जैसा चेहरा लेके आखिरकार इतना ज्यादा भद्दा फेस कैसे बना सकता है। लेकिन तभी रेचल काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा तीखा है, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए। और ये देख कर यूनो की मॉम उसे जल्दी से पानी देते हुए कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम तीखे खाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन रेचल पानी पीते हुए कहती है कि मैं तीखा हैंडल नहीं कर सकती। आखिरकार ये कैसा मजाक है, बल्कि ये खाना तो टॉर्चर है। क्या सच में कोई ऐसा खाना भी खा सकता है। साथ ही वो कहती है कि कोरियंस तो खाने के तौर पे जहर खाते हैं, क्या ये लोग मुझे ऐसा खाना खिला के मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते हैं। और ये देखकर सियोन कहता है कि तुम्हें आराम से इसे खाना चाहिए क्योंकि तुम इसे खाने में अभी परफेक्ट नहीं हो। लेकिन ये वाली बात सुनकर रेचल अपने मन में कहती है मैं कसम खाती हूँ कि अगर तू सीन नहीं हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और साथ ही वो पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पे वो कहती है हमारा सीन कभी भी इतना स्पाइसी खाना नहीं खाता था और इसी वजह से जब भी वो तीखा खाता था तो मैं उसका हाथ पकड़ती थी। लेकिन साथ ही रेचल की नजर यहाँ पे सियोन के हाथ पे पड़ जाती है जहाँ पे तीखा खाने की वजह से सियोन के हाथ कांप रहे थे। लेकिन वो कैसे न कैसे करके इस चीज को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन रेचल को ये समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी यूनो की मॉम सियोन से कहती है कि सियोन क्या खाना टेस्टी था और सियोन भी ये वाली बात सुनकर इस पर एग्री करता है। लेकिन रेचल इस चीज को देखते हुए कहती है कि आखिरकार ये बच्चा तीखेपन को बर्दाश्त क्यों कर रहा है। साथ ही रेचल पानी पीते हुए अपने मन में कहती है कि बेवकूफ बच्चे इसको मत खाओ, आखिरकार तुम्हें तीखापन बर्दाश्त करके क्या मिल रहा है। लेकिन तभी रेचल तुरंत ही शॉक हो जाती है। फिर वो सियोन की सारी चीजों को नोटिस करते हुए एक चीज को फिगर आउट करती है कि ये बच्चा लेडी की हर एक बात को फॉलो कर रहा है। और साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे रेचल देखती है जहाँ पे यूनो की मॉम सियोन से कहती है कि क्या तुम इसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे। और सियोन भी इस वाली बात से एग्री करते हुए कहता है अरे हाँ क्यों नहीं। और रेचल ये चीज देखती है कि उस लेडी की हर एक कमांड को फॉलो कर रहा है। और साथ ही वो अपनी पास्ट वाली बातों को सोचते हुए कहती है कि बिना तीन प्रिंसिपल को फॉलो किए ऐसा कुछ करना नामुमकिन है। लेकिन रेचल सियोन की तरफ देखते हुए कहती है कि वो चीज तब पॉसिबल हो सकती है कि कोई सीन को कमांड दे और ये करने का बस एक ही पर्सन का मोटिव हो सकता है और वो ये है ओल्ड वुमेन। साथ ही वो कहती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल पेरेंट की बात ही सब कुछ है और इसीलिए सीन यहाँ पे इस वुमेन को अपना पेरेंट मानते हुए इनके कमांड्स को फॉलो कर रहा है। और साथ ही वो अपने मन में कहती है कि अगर ये थ्योरी सही है। लेकिन तभी रेचल यूनो की मॉम को पैसे देती है और यूनो की मॉम रेचल से कहती है कि आप यहाँ पे वेट करो, मैं आपके लिए चेंज लेके आती हूँ। और जैसे ही यूनो की मॉम आगे बढ़ती है तभी रेचल अपने हाथ में एक स्टिक उठाते हुए कहती है कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो मुझे बस सिंपल सी चीज करनी होगी। और ये कहती ही वो स्टिक को यूनो की मॉम की तरफ फेंक देती है। लेकिन तभी एक कांटेदार चम्मच से उस चॉपस्टिक की डायरेक्शन को बदल दिया जाता है और ऑफ कोर्स ये और किसी ने नहीं बल्कि सियोन ने ही किया होता है। और ये देखकर रेचल खुश होते हुए कहती है कि जैसा मैंने सोचा था। लेकिन तभी यहाँ पे सियोन काफी तेजी से रेचल की तरफ बढ़ता है और इस वजह से वहाँ पे कुछ गिर जाता है और आवाज की वजह से जब यूनो की मॉम पीछे देखती है तो वो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेचल चॉपस्टिक से अटैक करते हुए कहती है कि थर्ड प्रिंसिपल अगर पेरेंट्स पे कोई भी खतरा आए तो फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल को भूल जाओ। और रेचल ने ये अटैक सियोन पे किया होता है लेकिन सियोन इस अटैक को डॉज करते हुए अपना दूसरा अटैक उस पे कर देता है। लेकिन रेचल भी एक असेसिन ट्रेनर है इसीलिए वो भी उसके अटैक को काउंटर कर लेती है। लेकिन तभी सियोन रेचल के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि इसे बंद करो, क्या आपका मुझे फॉलो करने का पूरे दिन का इरादा है आंटी रेचल। और ये वाली बात सुनने के बाद रेचल काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है तो सिन सच में ये तुम हो, काफी ज्यादा समय हो गया तुमको देखे हुए। और इसके बाद रेचल कहती है लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिरकार तुम उस स्नैक स्टोर वाली ओल्ड वुमेन्स के बातों को फॉलो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो बेकार से स्नैक स्टोर वाली वुमेन कभी भी डैड मेंशन की कस्टमर नहीं बन सकती। और ये वाली बात सुनकर सियोन रिप्लाई में कहता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो। और सियोन अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो इंसिडेंट काफी ज्यादा बड़ा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। और हम साथ ही रेचल को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से सियोन को पकड़ती है और काफी तेजी से उसको जमीन पे पटक भी देती है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसके बाद रेचल सियोन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि सीन अब समय आ चुका है वापस आने का, वहाँ पे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और सियोन ये वाली बात सुनकर अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कहता है कि क्या मैं वापस आ जाऊँ। और साथ ही हम एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और वो सियोन से कहती है कि आज से तुम्हारा नाम पार्क सियोन है। इसका मतलब इसी पर्सन की वजह से सियोन को सियोन नाम मिला है। और इसके बाद सियोन प्रेजेंट में कहता है कि आखिरकार वो कैसी मेमोरी थी। और ये वाली बात सुनकर रेचल भी कहती है कि आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे
हो। लेकिन तभी काफी तेजी से सियोन यहाँ पे रेचल के ऊपर हेडबट मार देता है और इस अटैक की वजह से रेचल पीछे हट जाती है और रेचल अपनी नाक को पकड़ते हुए कहती है, तो सीन तुम्हारा शांति से वापस घर आने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन रेचल देखती है कि उसके सामने सियोन होता ही नहीं है, बल्कि सियोन तो कब का यहाँ से 9-11 हो गया होता है। और हम सियोन को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागते हुए कहता है, तो उन लोगों ने आंट रेचल को मेरी तरफ भेज दिया है। लेकिन तभी सियोन उसी पर्सन को याद करते हुए कहता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन था। और इसके बाद हमें डेड मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर फोन पे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, आखिरकार तुमने उसको जाने कैसे दिया। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए रेचल कहती है कि मुझे माफ करिएगा, जैसे ही मेरा गार्ड डाउन हुआ वो वहाँ से भाग गया। और साथ ही रेचल कपड़े बदलते हुए कहती है, लेकिन हमें पता चल गया है कि एक ओल्ड वुमेन 3 प्रिंसिपल की मदद से सियोन को कंट्रोल कर रही है। और ये वाली बात सुनकर डायरेक्टर फोन पे कहता है कि आखिरकार कंट्रोल कर रही है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो इसका रिप्लाई देते हुए रेचल कहती है कि सियोन ने ओल्ड वुमेन को अपने पेरेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है और इसी वजह से उस ओल्ड वुमेन की वो हर एक कमांड को मान रहा है। और ये वाली बात सुनकर डायरेक्टर सोचते हुए कहता है कि क्या वो उस ओल्ड वुमेन की हर एक बात को सुन रहा है एक पेरेंट के तौर पे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद डायरेक्टर कॉल पे कहता है कि क्या तुमने उस ओल्ड वुमेन को 3 प्रिंसिपल यूज करते हुए देखा है। तो यहाँ पे रेचल दूसरा मास्क पहनते हुए कहती है, फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन उन पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अब ज्यादा दूर नहीं है। और इसके बाद डायरेक्टर रेचल से कहता है कि रेचल तुम्हें सबसे पहले उस ओल्ड वुमन के बारे में जानना होगा। और हम रेचल के वॉशरूम के बाहर एक लेडी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि एक यंग बच्ची कैसे एक लाइन को तोड़ सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि रेचल ने अपना चेहरा फिर से यहाँ पे बदल लिया होता है और ये चीज देखकर वो दूसरी वाली पर्सन भी कह रही होती है कि कुछ टाइम पहले तो ये यंग थी। और इसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि डेड मैंशन के अच्छे बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। और बात करी जाए पहले तरीके की, और तभी हमें यहाँ पे यूनो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि परेशान होते हुए कह रही होती है कि आखिरकार आप ये क्या कह रहे हो। और हम रेचल को देखते हैं जो कि यूनो की मॉम से कह रही होती है कि मैंने कहा कि मेरे बेटे सियोन से ज्यादा क्लोज मत होइए। और साथ ही वो कहती है कि मैं अक्सर बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर रहती हूँ और इसी वजह से मैं सियोन पे ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सियोन मेरा स्पाइसी फूड नहीं खा सकता था वो यहाँ पे लो क्वालिटी के फूड्स को खा रहा है। और पेरेंट होने के तौर पे ये चीज मुझे काफी ज्यादा बुरी लगी। और रेचल की ये वाली बात सुनकर यूनो की मॉम कहती है कि क्या सच में सियोन स्पाइसी फूड नहीं खा सकता। और साथ ही रेचल यहाँ पे यूनो की मॉम को देखते हुए कह रही होती है, हाँ ये ओल्ड वुमेन गिल्ट को फील कर रही है, अफसोस तुम कभी भी सीन के पेरेंट्स को नहीं देख सकती। और हमें पता चलता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग करने के लिए पहला तरीका यही है कि पेरेंट्स खुद ही बच्चे को छोड़ दे। और इसके बाद रेचल यूनो की मॉम से कहती है कि मैं समझती हूँ कि सियोन आपकी हर एक बात को फॉलो करता है मैम, लेकिन हमें अडल्ट होने के तौर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी होगी। और इसीलिए अगली बार अगर सियोन आता है तो आप उसे कहिएगा कि वो घर वापस लौट जाए और वो कभी भी यहाँ पर वापस न आए। और इसके बाद रेचल यहाँ से जाते हुए कहती है तो मैं आप पे ये सब छोड़ देती हूँ। लेकिन तभी यूनो की मॉम उसे कहती है कि मैं इस वाली बात से एग्री नहीं करती, जैसा कि तुमने अभी मेंशन किया कि तुम्हें बिजनेस की ट्रिप की वजह से हमेशा बाहर जाना पड़ता है। और ये वाली बात सुनकर रेचल उसे गुस्से में कहती है कि क्या तुम मुझसे इसके लिए लड़ाई करना चाहती हो। लेकिन यूनो की मॉम उसे रिप्लाई में कहती है कि क्या तुमने कभी उसका चेहरा प्रॉपरली देखा है, कभी उसके कपड़े देखे हैं, क्या तुम्हें सियोन के स्कूल लाइफ के बारे में कुछ पता है। लेकिन रेचल को यूनो की मॉम की कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही होती। और इसके बाद यूनो की मॉम उससे कहती है सियोन हमेशा से गंदे कपड़े और गंदे चेहरे के साथ ही रहता है। और जब भी मैं उसे पूछती हूँ कि आखिरकार ये कैसे हुआ तो वो बस यही कहता कि मैं गिर गया था। और इसके बाद यूनो की मॉम खुद पे कंट्रोल करते हुए कहती है मुझे ऐसा लगता था कि लड़के ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा से ऐसे ही बड़े होते हैं। और साथ ही वो रोते हुए कहती है और यूनो भी मुझसे यही कहता था कि वो गिर गया था। और साथ ही यूनो की मॉम पास्ट लाइफ को याद करते हुए कहती है कि मैं सियोन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती और इसीलिए मैं बिना किसी चीज को रियलाइज करते हुए उसको रोज चेक करती हूँ। और इसके बाद यूनो की मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि सियोन को एक ऐसे पेरेंट की जरूरत है जो उस पर हमेशा नजर रख सके। मैं उसके साथ ये नहीं होने दूंगी जो मेरे यूनो के साथ हुआ और इसीलिए अगर तुम बिजी हो तो मैं उस पर ध्यान रख लूंगी। और ये वाली बात सुनकर रेचल गुस्से में उससे कहती है कि हे ओल्ड वुमन तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी पर भी नजर रख सकती हो। लेकिन यूनो की मॉम अपना सर झुकाते हुए उससे कहती है कि मुझे माफ करेगा लेकिन जो आपने अभी रिक्वेस्ट करी है मैं इस रिक्वेस्ट पर एग्री नहीं कर सकती। और ये वाली बात सुनकर तो रेचल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे रेचल डायरेक्टर से कह रही होती है कि डायरेक्टर पहला अटेम्प्ट फेल हो चुका है। उस ओल्ड वुमन ने काफी बड़ा फैसला लिया है कि वो सियोन की ओनरशिप लेगी। और ये वाली बात सुनकर डायरेक्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, हमें इस चीज को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, इसीलिए सेकंड मेथड पर काम करना शुरू करो। और ये सुनकर रेचल एक क्रीपी स्मेल देते हुए कहती है कि ठीक है। और ये कहते ही वो अपने कपड़े को फाड़ने लगती है। और साथ ही हमें दूसरे मेथड के बारे में पता चलता है कि पेरेंट्स की डेथ
डेथ के बाद चाइल्ड की ओनरशिप वापस से डेड मैंसन को मिल जाएगी। और हम साथ ही रेचल को भी देखते हैं जिसने अपना हुलिया वापस से बदल लिया होता है और वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से कहती है कि मैं अपने टारगेट उस ओल्ड वुमेन को हैंडल कर लूंगी। और इसके बाद हमें ग्रोसरी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो की मम कुछ सामान खरीद रही होती है और साथ ही हम यूनो की मम के पीछे रेचल को भी देखते हैं जो कि पीछे ही खड़ी होती है। और साथ ही हमें पता चलता है कि रेचल के हाथ में एक रिमोट होती है और साथ ही रेचल यूनो की मम की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने क्या सोचा था कि तुम सीन को मुझसे छीन लोगी। और रेचल ये वाली बात कहने के बाद वो रिमोट का बटन दबा देती है जिस वजह से वो जहाँ पे बम लगा होता है वो बम एक्टिवेट हो जाता है और अगले ही पल वो बम फट जाता है जिस वजह से उस ग्रोसरी शॉप के अंदर काफी बड़ा धमाका होता है। और यूनो की मम्मी सब देखकर कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और साथ ही हम रेचल को भी देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है और वो यूनो की मॉम की तरफ टारगेट करते हुए कहती है कि तुम सीन की पेरेंट कभी भी नहीं बन सकती, मैं कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करूंगी। और जैसे ही रेचल यहाँ पे फायर करती है तभी सियोन यहाँ पे आके उसके अटैक को रोक लेता है और सियोन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। लेकिन रेचल तो सियोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी सियोन उस पैन को देखते हुए कहता है कि मैंने तो इसको एक गेम के अंदर देखा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच में ऐसे काम कर सकता है। और इसके बाद सियोन उस पैन को फेंकते हुए रेचल से कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर कुछ कर सकती हो लेकिन बॉम्ब और गन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और रेचल इसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो सिन, मैं तुम्हें इस ओल्ड वुमेन से फ्री कर दूंगी। लेकिन सियोन काफी तेजी से भागते हुए कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो एक सेल्फ पर काफी तेज टक्कर मारता है जिसके बीच में यहाँ पे रेचल होती है और इसकी वजह से रेचल को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और इसके बाद सियोन एक लात मार के रेचल की गन को हाथ से उसके हटाते हुए कहता है तुम्हें थर्ड प्रिंसिपल के बारे में तो पता ही होगा। इसके बाद रेचल उससे कहती है कि मैं तुम्हें सही सलामत ले जाना चाहती थी। और ये वाली बात कहने के बाद वो सियोन पे नाइफ से अटैक कर देती है जिस वजह से जमीन पर लाल कलर का कुछ गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियोन ने एक डब्बे की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लिया होता है। और इसके बाद सियोन कहता है लेकिन मैं तुम्हें सही सलामत नहीं जाने दे सकता। और इसके बाद सियोन उस केचप वाले डब्बे को फेंकते हुए सीधा रेचल पे अटैक कर देता है। लेकिन रेचल उसके अटैक को डॉज करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ओवरकम कर दोगे। और साथ ही रेचल यहाँ पे सियोन के काफी खतरनाक लात मारती है। और साथ ही रेचल कहती है कि क्या तुमको मैंने ये सब नहीं सिखाया। और साथ ही हम देखते हैं कि रेचल के अटैक की वजह से सियोन यहाँ पे गिर गया होता है। और इसके बाद रेचल सियोन से कहती है लड़ाई का मतलब ही खत्म करना होता है। और इसके बाद रेचल काफी ज्यादा क्रीपी फेस बनाते हुए कहती है तो तुम्हें पता होगा कि लड़ाई किस वजह से हो रही है। और इसके बाद हमें यूनो की मॉम को दिखाया जाता है जिनके पीछे एक बच्चा होता है जो कि काफी तेजी से रो रहा होता है। और वो बच्चा रोते रोते अपनी मॉम को आवाज दे रहा होता है। और ये देखकर यूनो की मॉम उसके पास जाने लगती है। और साथ ही यूनो की मॉम उस बच्चे से कहती है कि प्यारे बच्चे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन वो बच्चा अभी भी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है कि मैं अपनी मॉम को नहीं देख पा रहा। और इसके बाद वो बच्चा यूनो की मॉम से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम कहाँ गई, प्लीज मेरी मदद करिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस बच्चे के हाथ में एक चाकू होता है। और इसके बाद सीन वापस से सियोन की तरफ शिफ्ट होता है और सियोन अपने मन में रेचल की बात सोच रहा होता है कि क्या फाइट का पर्पस। लेकिन तभी रेचल काफी तेजी से सियोन की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन सियोन काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस वजह से वो अटैक सीधा जाके जमीन पे लगता है। और इसके बाद रेचल वापस से सियोन की तरफ अटैक करने के लिए जाती है लेकिन सियोन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद सियोन रेचल के अटैक को काउंटर करते हुए उससे कहता है कि क्या ये किसी तरीके का ऑपरेशन है। और इस वाली बात का जवाब देते हुए रेचल कहती है कि हाँ ये एक ऑपरेशन है तुम्हें वापस लाने का। और साथ ही रेचल अपने नाइफ पर फोर्स लगा रही होती है और सियोन रेचल की ऑपरेशन वाली बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी रेचल अपने हाथ को सियोन के हाथ से फ्री करते हुए कहती है कि इसके बाद तुम मेरी तरफ वापस से कभी भी देखने की ऐसी हिम्मत नहीं करोगे। और वो कहते ही सियोन पर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। और सियोन इस वाले अटैक को लगभग डॉज तो कर लेता है लेकिन उसके चेहरे पे एक कट लग जाता है। लेकिन सियोन अटैक डॉज करने की वजह से धीरे धीरे करके पीछे आ चुका होता है। और सियोन पीछे आने के बाद एक कैन की डिब्बी को उठाते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे पता है कि तुम हाथ से वेपन से फाइट करने में काफी ज्यादा बेहतर हो। और ये वाली बात कहने के बाद वो सीधा उस कैन की डिब्बी को रेचल की तरफ फेंक देता है। लेकिन रेचल यहाँ पे सियोन के सारे अटैक को काउंटर करते हुए कहती है कि मैं उस ओल्ड वुमेन को जान से मार दूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें वापस से डेड मैंसन लेके जाऊंगी। और वैसे भी तुम हमारे डेड मैंसन के एक समान हो। और ये समान वाली बात सुनने के बाद सियोन शांत होते हुए कहता है कि समान। और इसके बाद रेचल काफी तेजी से सियोन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि सीन चलो घर वापस साथ में चलते हैं। लेकिन सियोन काफी तेजी से उसके सामने आटे को फेंक देता है और जैसे ही रेचल उस आटे को काटते हैं वहाँ पे चारों तरफ आटा ही आटा फैल जाता है। और रेचल अपनी नाक बंद करते हुए कहती है तो इसने आटे का यूज किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेचल के सामने काफी तेजी से कुछ बढ़ रहा होता है और रेचल इस वाले अटैक को डॉज तो कर लेती है। लेकिन सियोन के इस अटैक की वजह से उसके बाल कट जाते हैं और हमें पता चलता है कि सियोन ने यहाँ पे वेपन के तौर पे दो कैचियां उठा ली होती है। और इसके बाद सियोन एक वापस से अटैक रेचल पे करता है
है, लेकिन रैचल झुक के इस वाला अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद रैचल खुश होते हुए कहती है कि हाँ सीन, यही वो सीन है जिसको मैं जानती हूँ। और इसके बाद रैचल सियोन पर अटैक कर देती है, लेकिन सियोन अपने कैंची से उसके चाकू को रोक लेता है। और ये चीज देखकर रैचल भी काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन अब सियोन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुमने अभी अभी मुझे सामान बोला। और इससे पहले यहाँ पे रैचल को समझती सियोन उसको एक ट्रॉली में फेंक देता है। और इसके बाद सियोन रैचल से कहता है कि अगर मैं तुम लोगों के लिए सामान हूँ तो तुम लोग मुझे वापस से अपनी फैमिली में क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि अपनी फैमिली को सामान कौन कहता है। और ये कहते हुए सियोन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और इसके बाद सियोन उस ट्रॉली को लात मारते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए सामान हूँ तो ये लो। और इस लात मारने की वजह से वो ट्रॉली आगे की तरफ तेजी से जाने लगती है। और इस वजह से वो ट्रॉली जाके ट्रॉली वाले लाइन में लग जाती है। और सियोन इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस ट्रॉली को वहीं पे लॉक कर देता है। और इसके बाद सियोन यहाँ से जाने लगता है। और ये देखकर रैचल यहाँ पे तेजी से सियोन को आवाज लगाने लगती है। और इसके बाद सीन वापस से उसी बच्चे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर यूनो की मम्मी इधर उधर देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी मॉम कहाँ चली गई। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो यूनो की मॉम पर अटैक कर देता है। और इसके बाद आगे क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। और अगर इस वाली वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पे सेट कर लोगे। और गाइस आप लोग कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मुझे इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।